हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एडू7 मैक्स में। और आज हम लोग मॉडल पेपर 12 करेंगे, जिसमें हिंदी का प्रश्न हमने लिया है। दोस्तों, कल ही आपकी परीक्षा है और काफ़ी सारे बच्चे, कुछ बच्चे कन्फ्यूजन में हैं, कुछ बच्चे थोड़ा सा नर्वस फील कर रहे हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा, डोंट वरी यार, जैसा आपका स्कूल का एग्ज़ाम होता उससे भी आसान पेपर आपका आने वाला है। तो इसलिए आपको वो कोई भी किसी भी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल रिलैक्स होकर के पेपर दीजिए। बस एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, OMR में अपना रोल नंबर सही भरिएगा। क्यों? क्योंकि अगर रोल नंबर ही अगर आपका गलत हो जाएगा तो आपका रिजल्ट कैसे आएगा बेटा? ठीक है, तो आपको बस एक चीज ध्यान से करना, टेंशन नहीं लेनी है, ध्यान से करना, टेंशन नहीं लेना है, ध्यान से करना। क्या? OMR में अपना रोल नंबर सही भरना और अच्छे से भरना, वहां पर गलती नहीं करनी है। ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि अगर कोई गोला है, ठीक है, मान लीजिए आप क्वेश्चन आंसर की बात कर रहे हैं, जैसे पहले का B सही है, ठीक है, ऐसे पहला है ABCD लगा हुआ है। अब मान लीजिए A सही था, आपने गलती से B में थोड़ा सा कर दिया, तो फिर A में करने की जरूरत नहीं है बेटा। अगर आप इसको काट के समझ रहे हैं, इसको कर देंगे तो गलत माना जाएगा। तो ऐसा मत कीजिएगा, और जो लग गया वो लग गया, ठीक है, दोबारा मत करिएगा। ठीक, बस एक चीज ध्यान रखिएगा, OMR को में रोल नंबर अपना सावधानी से भरना है। क्या सावधानी से भरना है? रोल नंबर। बाकी सब कोई दिक्कत नहीं, रिलैक्स होकर पेपर दीजिए। निश्चित तौर पे एक सीट आपकी पक्की है। ठीक है, चलिए तो हम आज का सेशन शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा मैं मैथ का या उसका मैथ का लेके नहीं आया हूँ टेस्ट, इसीलिए क्योंकि आज अंतिम दिन है। तो आज आप रिलैक्स होकर के हिंदी को बस वीडियो को देखना है। आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस वीडियो को ऐसे आराम से देखते रहिए, जैसे आप वीडियो देखते हैं दूसरे वीडियो, ठीक है, रील्स वगैरह देखते हैं, वैसे बस इस वीडियो को देखते रहिए। हिंदी में आप रिलैक्स हो जाएंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, देखिए इसमें आएगा ऐसे ही गद्यांश दिया रहेगा, गद्यांश को पढ़ना रहेगा, और उस गद्यांश से एक गद्यांश से 4-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 4 गद्यांश मिलेगा आपको, 20 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा चिंता नहीं करने की जरूरत है। जो आप एग्जाम देते हैं अपने स्कूलिंग का, उससे भी आसान पेपर आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इस गद्यांश को पढ़ना है हमें। देखिए, मनुष्य अपनी प्रारब्ध का निर्माता होता है, यानी कि मनुष्य का आगे का जीवन कैसा होता है उसका निर्माण वो खुद ही करता है। ठीक है, ये क्या हो गया भाई? ठीक है, यदि वह अपने समय का उचित विभाजन करे, मतलब कब क्या करना है उसको, ये बात अगर वो सीख ले तो निश्चित ही वह जीवन में सफल होगा और समृद्ध होगा। लेकिन यदि वह अन्य प्रकार से अन्यथा करेगा, मतलब कि समय का विभाजन नहीं करेगा, कोई भी काम कभी भी करने लगेगा, तो निश्चित है कि जब बहुत अधिक विलंब हो चुकेगा तो वह पश्चाताप करेगा और वह दिन प्रतिदिन अपने दयनीय जीवन को घसीटता रहेगा। भाई सही बात है, समय से हमें काम करना चाहिए। समय निकल जाने के बाद हमको सिर्फ क्या होता है? पछतावा। जब वह अपने आप को निसहाय पाता है तो इस योग्य नहीं रहता कि वह बीते दिनों का स्मरण कर सके, तो वह पछताता है। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चीख गई खेत। समय को नष्ट करना उतना ही आपराधिक है जितना आत्महत्या करना। यानी कि हमें ना तो आत्महत्या ही करनी चाहिए, वो भी एक अपराध है, और समय को नष्ट करना भी एक अपराध ही है, या आत्महत्या करने का समान आपराधिक है, क्योंकि हमारा जीवन कुछ नहीं, केवल घंटों, दिनों और वर्षों का योगफल है। जवानी जीवन का स्वर्णिम काल होता है। जवानी में मस्तिष्क लचीला एवं कोमल होता है और हम जैसा चाहें उसे उसी आकार में
ढाल सकते हैं। यदि हम अपने जीवन का प्रातःकालीन अवसर खो देंगे, प्रातःकालीन अवसर किसे कहा गया है? जवानी को, ठीक है, वो आपका प्रातःकालीन अवसर है, ठीक है, जीवन का। हमें बाद में उसके लिए पश्चाताप करना पड़ेगा। क्राइल के शब्दों में यह जीवन का बीज है और यदि हम श्रेष्ठ बीज का रोपण करेंगे तभी हमारी जो फसल होंगी वो क्या होगी? अच्छी फसल होगी। अब देखिए इससे क्वेश्चन कैसा है, पूछ रहा है मनुष्य के जीवन में सफलता पाने के लिए क्या करना होगा? समय को ठीक से विभाजित करना पड़ेगा और समय का उचित उपयोग भी करना है, ठीक है। तो समय का ठीक, अब देखिए आपको दिमाग में आ रहा होगा समय का उचित प्रयोग करके, ठीक है, तो सही बात है आप, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका इससे पैराग्राफ से क्या मिल रहा है? सफलता पाने के लिए क्या करना होगा? उचित विभाजन करता है। अगर मनुष्य अपने समय का उचित विभाजन करता है तो निश्चित ही जीवन में सफल और समृद्ध होगा। तो इससे हमें लेना है, इस पैराग्राफ से लेना है। तो इस पैराग्राफ से क्या है? समय का ठीक विभाजन करना, ठीक है। समय निकलने पर क्या रह जाता है? केवल और केवल पश्चाताप रह जाता है। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका आशय क्या है? तो इसका आशय ये है कि समय जब बर्बाद हो गया तो फिर हमें पश्चाताप ही रहेगा, ठीक है। तो जीवन को बर्बाद करना नहीं होगा। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत समय से संबंधित है, तो समय को नष्ट करना। इसी से संबंधित ये चौथा क्वेश्चन है, जीवन का स्वर्ण काल किसको कहा गया? तो जवानी को जीवन का स्वर्ण काल कहा गया है। जवानी में मस्तिष्क कैसा रहता है? लचीला रहता है और कोमल रहता है। यहाँ पर देखिए कोमल और लचीला रहता है, ठीक है, लचीला और कोमल दिया हुआ है, समझ गए। अब देखिए हमको पैराग्राफ से ही आंसर लेने हैं, ठीक है। आप भले ही जनरल लाइफ में कुछ और हो सकता है इसका आंसर कि जवानी में मस्तिष्क मजबूत होता है, लेकिन पैराग्राफ में जो कह रहा है वही बात हमको चुनना है, ठीक है, समझ गए आप लोग। और इसको कैसे करना है, इसको कैसे टैकल करना है गद्यांश को, देखिए हम फिर से आपको गोल्डन रूल बता रहे हैं। क्या? सबसे पहले जाइएगा परीक्षा हाल में तो सबसे पहले हिंदी को करिएगा। पहले क्या करिएगा? हिंदी कर लीजिए, या अगर मानसिक अभियोग्यता परीक्षण आपको आता है अच्छे से तो मैथ कर लीजिए। जो भी विषय अच्छे से आता है वो आपको पहले करना, लेकिन जो गणित है यानी मैथ है इसको आप अंत में कीजिएगा। मैथ को क्या करिएगा? अंत में ही करिएगा। ऐसा क्यों हम बता रहे हैं? क्योंकि देखिए जब आप क्वेश्चन अच्छे से डील करेंगे ना तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है शुरुआत में ही बूस्टअप रहेगा, ठीक है। और शुरुआत में अगर मान लीजिए गणित का क्वेश्चन कर रहे हैं, 2-3 सवाल अगर फंस गए तो फिर क्या हो जाएगा? आपका आत्मविश्वास जो है वो कम हो जाएगा। तो फिर जो क्वेश्चन आपको आ भी रहे हैं वो भी आपसे गलत होने लगेंगे। तो ये रूल हमारा मानिएगा आप लोग, क्या कि पहले हिंदी को या मैथ को निपटाइएगा। तो हम तो कह रहे हैं पहले हिंदी को ही निपटाइएगा, उसके बाद मैथ और लास्ट में मैथ को कीजिएगा। एक रूल ये है। दूसरी रूल है कि हमने पिछले ही वीडियो में बता दिया था कि आपको 2 ब्लैक पेन खरीद लेने हैं आज ही और उसको चलाना है। इतना चलाना है कि उस पेन का कम से कम 25 से 30% इंक क्या हो जाए? ख़त्म हो जाए। 25 से 30% इंक ख़त्म हो जाए, उसको इतना यूज कर लीजिए आप लोग। जनरल लाइफ में जो भी कार्य कर रहे हैं, लिखना पढ़ना, तो वहाँ पर उसी ब्लैक पेन का यूज करिए। कोई नया ब्लैक पेन मत ले जाइएगा, क्योंकि न्यू ले जाएंगे तो उसको रफ होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। और गोला आपको भरना है, इसके लिए एकदम बेटर फ्लो होना चाहिए इंक में, तो स्मूथली चलने लगेगा। इसलिए हम कह रहे थे कि आप 1-2 दिन पहले ही पेन खरीद लीजिए, उसका 25 से 30% इंक चला करके ख़त्म कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये अगला है गद्यांश नंबर 2 है। सुबह का सुहावना समय था, ठंडी हवा चल रही थी,
अकबर बीरबल तथा राजकुमार सलीम के साथ टहलने चल दिए। कुछ देर बाद वे एक तालाब के किनारे पहुंचे। तालाब का पानी साफ था, अतः अकबर ने तालाब में स्नान करने का निश्चय किया। राजकुमार सलीम भी नहाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपने कपड़े उतार कर बीरबल को दे दिए, जो उस समय स्नान नहीं करना चाहता था। नहाते समय अकबर बीरबल से कहा, तुम्हारे पास एक गधे का बोझ है। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं सरकार, 2 गधे का है। बीरबल के शब्दों पर अकबर हंस पड़ा, किंतु राजकुमार सलीम को क्रोध आ गया। ठीक है, अब ये रहा गद्यांश। तो सबसे पहले आप गद्यांश मत पढ़िएगा, क्वेश्चन में पहले गद्यांश मत पढ़िएगा, पहले क्वेश्चन ही पढ़ लीजिएगा, उसके बाद एक बार गद्यांश पढ़िएगा, फिर दोबारा क्वेश्चन पढ़िएगा और फिर दोबारा गद्यांश पढ़िएगा। ठीक है, यानी 2 बार में आपको सारे क्वेश्चन कर लेने हैं, बार बार गद्यांश पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहले आप क्या करिए, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, रफली ऐसे क्वेश्चन को पूरे पढ़ लीजिएगा। उसके बाद क्या करिएगा कि आप लोग गद्यांश को एक बार तेजी से रीड करिएगा, फिर क्वेश्चन को देखिएगा, जो जो क्वेश्चन आ गए होंगे उसको कर लीजिएगा। दोबारा गद्यांश को बहुत अच्छे से रीड करके सारे क्वेश्चन का जवाब निकालिएगा। टहलने कौन गया था? भाई बीरबल, अकबर भी गया, बीरबल भी गया, सलीम भी गया, यानी उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन सही है। ये नहीं कि पहले अकबर देखे बस अकबर को मार दिया तुरंत ही। तालाब में नहाने का निश्चय किसने किया था? बीरबल ने, सलीम ने, अकबर ने, इनमें से कोई नहीं। तो भैया बीरबल तो नहाया नहीं था, बीरबल कपड़े लेके बैठा था, तो अकबर ने। ठीक है, किसने? अकबर ने। देखो यहाँ पर लिखा है अकबर ने तालाब में स्नान करने का निश्चय किया। ठीक है, अकबर ने। स्नान कौन नहीं करना चाहता था? भैया बीरबल नहीं करना चाहता था। एक गधे का बोझ है, किसने कहा? तो किसने कहा था? अकबर ने कहा था बीरबल से। ठीक है, क्रोध किसको आ गया था? भैया सलीम को क्रोध आ गया था, राजकुमार सलीम को। ठीक है, तो इस तरह से 5 क्वेश्चन हमारे हो गए, समझ गए। चलिए इसमें क्या करना है, पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। शहद कहाँ से प्राप्त होता है? खेतों से, जानवरों से, फूलों से, कारखानों से। धुआं क्यों किया जाता है? मक्खियों को भगाने के लिए, मच्छरों को भगाने के लिए, शहद बनाने के लिए, जानवरों को भगाने के लिए। 15 किलोग्राम शहद निकलता है लगभग 1 छत्ते से, लगभग 3 छत्ते से, लगभग 2 छत्तों से, लगभग 8 छत्तों से। ठीक है, पढ़ लिए। अब इसको पढ़ते हैं। शहद का प्रयोग लगभग सभी परिवारों में होता है। यह पतली वस्तु है, पहली वस्तु है जो बच्चे को पैदा होते ही खिलाई जाती है, परंतु बहुत कम लोग यह जानते हैं कि शुद्ध शहद कैसे उत्पन्न होता है। शहद की मक्खियाँ फूलों से रस चूसती हैं, वह बड़े बड़े पेड़ों व पहाड़ियों पर छत्ता बनाती हैं। इन छत्तों को तोड़ना आसान नहीं है। शहद निकालने के लिए मक्खियों को धुआं करके भगा दिया जाता है। एक छत्ते में लगभग 15 किलोग्राम तक शहद निकल आता है। इसके साथ साथ लगभग 1 किलोग्राम से अधिक मोम भी निकल आता है और मोमबत्ती बनाने में काम आता है। शहद में बहुत गुण होते हैं। ठीक है, शहद कहाँ से प्राप्त होता है? खेतों से, जानवरों से, फूलों से, कारखानों से। तो भैया फूलों से शहद प्राप्त होता है। धुआं क्यों किया जाता है? मक्खियों को भगाने के लिए, मच्छरों को भगाने के लिए, शहद बनाने के लिए, जानवरों को भगाने के लिए। तो किसको? मक्खियों को धुआं से पहले भगा देते हैं, तब उनके छत्ते से शहद निकालते हैं। 15 किलोग्राम, यहाँ देखिए 15 किलोग्राम तक शहद निकलता है एक छत्ते में, लगभग एक छत्ते में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ये सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए 2 क्वेश्चन इधर है। एक छत्ते में कितना मोम निकल आता है? लगभग 1 किलो। यहाँ पर देखिएगा इसके साथ ही साथ लगभग 1 किलोग्राम से अधिक मोम भी निकल आता है। तो लगभग कहाँ 1 किलोग्राम से अधिक। ठीक है, मोम से क्या बनाया जाता है? शहद, मोमबत्ती, छत्ता, उपयुक्त सभी। अब देखिए इसके लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। मोम किससे बनाता है? और मोम से क्या बनता है? मोमबत्ती बनता है, शहद तो बनता नहीं, छत्ता बनता नहीं, उपयुक्त सभी बनते नहीं। ठीक है, तो मोमबत्ती बनता है। ठीक, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को करेंगे। अगला देखिए हमारा तीसरा है। एक चतुर बुड्ढे के 4 पुत्र थे। लड़के किस प्रकार के थे? वे आपस में हमेशा क्या करते रहते थे? भाई झगड़ते होंगे। बुड्ढे ने लड़कों को क्या दिया? आम लेकर कौन भाग गया? लड़ाई करने से क्या मिलता है? ठीक है, अब देखिए चतुर बुड्ढे के पास 4 पुत्र थे जो बड़े आलसी थे। अब देखिए लड़के किस प्रकार के थे? यहाँ से जैसे ही पढ़े आप तुरंत मारिए, आलसी थे। वह सदैव आपस में लड़ा करते थे और कोई काम नहीं करना चाहते थे। वह आपस में क्या करते थे? लड़ते थे भाई, झगड़ते थे। ठीक है, आ गया। एक दिन उस बुड्ढे ने अपने लड़के को अपने पास बुलाया और एक पका हुआ आम उन्हें खाने को दिया। अब क्वेश्चन हम देखिए, हम पढ़ चुके हैं कि क्या दिया था खाने के लिए। तो बुड्ढे ने लड़कों को क्या दिया? भैया आम दिया। ठीक है,
क्वेश्चन भी चलता रहेगा दिमाग में और इसको पढ़ते रहेंगे तो तुरंत आपका दिमाग में आता रहेगा। आम को देखकर वो आपस में लड़ने लगे, क्योंकि प्रत्येक लड़का संपूर्ण आम खाना चाहता था। अतः वह उस आम के लिए 1 घंटे तक लड़ते रहे। अंत में एक बंदर वहां आया और आम को लेकर भाग गया। अब देखिए क्वेश्चन आया ना, किसने भाग गया, तो बंदर लेके भाग गया। ठीक है, यह देखकर वे लड़के बहुत दुखी हुए। तब उनके पिता ने कहा, तुम आम नहीं खा सके क्योंकि तुम सब आपस में लड़ने लगे थे। पिता ने की इस बात का बच्चों पर बहुत प्रभाव पड़ा। उन्होंने भविष्य में आपस में झगड़ा ना करने का निश्चय किया। लड़ाई लड़ने से मिलता है, क्या मिलता है, जमीन, अधिकार, लाभ या नुकसान। तो लड़ाई हमेशा नुकसान ही मिलता है। लड़ाई करने पे आपको क्या होगा, हमेशा नुकसान ही होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारा कोई गद्यांश हो रहा है। देखिए, बड़ी पुत्री का विवाह किसके साथ हुआ। बड़ी पुत्री को की क्या इच्छा थी, छोटी लड़की ने आकाश साफ रहने की इच्छा के ऊपर कट की। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन यहाँ पर हैं। देखिए, एक व्यक्ति की 2 पुत्रियां थी। ठीक है, उसने अपनी बड़ी पुत्री का विवाह एक माली से कर दिया और छोटी पुत्री का विवाह एक कुम्हार से। ठीक है, बड़ी पुत्री का विवाह किसके साथ हुआ, देखिए माली से, तुरंत मिल गया उत्तर। कुछ दिन बाद वह अपनी बड़ी पुत्री के यहाँ गया, उससे पूछा तुम कैसे। उसकी पुत्री ने कहा, हम सब कुशल पूर्वक हैं। ठीक है, मेरी केवल एक इच्छा है कि हमारे पौधों को सींचने के लिए खूब वर्षा हो। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आप पढ़ रखे हैं, बड़ी पुत्री की क्या इच्छा थी, अधिक वर्षा हो भाई है। दूसरे दिन वह अपनी छोटी लड़की के यहाँ गया। उसकी लड़की ने कहा, पिताजी मेरे यहाँ सब कुछ है, बस मेरी एक इच्छा है कि आकाश साफ रहे ताकि हमारे बर्तन पक जाएं। ठीक है, छोटी लड़की ने आकाश साफ रहने की इच्छा क्यों प्रकट की, क्योंकि उसके बर्तन पक जाएं। पकाने के लिए साफ मौसम की आवश्यकता होती है। तब उस व्यक्ति ने कहा, तुम चाहती हो आकाश साफ रहे हो, तुम्हारी बहन चाहती है कि बारिश हो, बताओ मैं ईश्वर से क्या प्रार्थना करूं। अगला क्वेश्चन यहाँ है। देखिए, व्यक्ति कहाँ गया, दोनों पुत्रियों के यहाँ गया था। ठीक है, ठीक, पुत्रियों के यहाँ व्यक्ति क्यों गया, हालचाल पूछने, घूमने, उन्हें लाने के लिए, उनके यहाँ रहने के लिए नहीं भैया, हालचाल पूछने के लिए गया था। ठीक है, तो इस तरह से हमारा हो गया चौथा। 5वां देखिए, 5वां गद्यांश। कुछ आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं बेटा, बस वीडियो देखते रहिए, रिलैक्स रहिए बिल्कुल। कल आपका परीक्षा है, एकदम रिलैक्स रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से परीक्षा हो जाएगी। आप जैसे अपना स्कूलिंग की परीक्षा देते हैं उससे भी आसान परीक्षा आपको होगी। ठीक है, अब एक गोल्डन रूल और आपको बता रहे हैं, एक गोल्डन ट्रिक ये बता रहे हैं, बेटा खुद से फैंटम मत बनना, खुद फैंटम मत बनना। ठीक है, जो चीज़ आपको नहीं समझ में आएगा कि कैसे भरना है, क्या करना है, उसको आप वहाँ इन्विजिलेटर जो टीचर मौजूद होंगे उनसे पूछ लीजिएगा। इसमें शर्माइएगा नहीं और ना ही कोई हिचकिचाइएगा, वो टीचर आपकी सुविधा के लिए ही वहाँ हैं। ठीक है, इसीलिए उनको पैसे दिए जाते हैं ताकि आपकी ही सहायता कर सकें। तो आप उनसे सहायता बिल्कुल लीजिएगा, वो बुरा भी नहीं मानेंगे, आपको डांटेंगे भी नहीं। ठीक है, आराम से आपको बताएंगे, बहुत अच्छे लोगों की ड्यूटी लगाई जाती है, तो आप लोग आराम से उनसे पूछ सकते हैं सारी चीज़ें जो भी। अब ये नहीं कि क्वेश्चन पूछने लगो बेटा, क्वेश्चन नहीं, अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही कि कैसे भरना है, कैसे करना है, उसको आप पूछ सकते हो। ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन ही पूछने लगो। चलिए ठीक है, विद्यार्थी जीवन में गांधी जी को व्यायाम में अरुचि थी। अब देखिए, गांधी जी को अरुचि थी किसमें, व्यायाम में से। गांधी जी सेवा करते थे, गांधी जी को कितने बजे जाना था, बस 3 क्वेश्चन हो गए। स्कूल बंद होते ही वे घर चले जाते थे और अपने पिताजी की सेवा करते थे। शनिवार के दिन प्रातःकाल का स्कूल था। गांधी जी को व्यायाम के लिए शाम 4 बजे स्कूल जाना था। उनके पास घड़ी ना थी, बादलों के कारण ठीक समय ज्ञात ना हो सका, इसलिए गांधी जी उस समय स्कूल पहुंचे जब अन्य छात्र अपने अपने घर चले गए थे। दूसरे दिन प्रधानाचार्य ने रजिस्टर देखा तो गांधी जी की अनुपस्थिति पाया और जब उनसे कारण पूछा गया तो उन्होंने जैसा घटित हुआ था बता दिया, किंतु प्रधानाचार्य ने उनके कथन पर विश्वास नहीं किया और उन पर जुर्माना लगा दिया। गांधी जी सेवा करते थे, किसकी सेवा करते थे, अध्यापक की, अपने बाबा की, पिताजी की, माताजी की। तो भैया पिताजी की सेवा करते थे, यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ है, पिताजी की सेवा करते थे। ठीक है, गांधी जी को कितने बजे जाना था भाई, गांधी बजे शाम 4 बजे स्कूल
हाँ, गांधी जी को व्यायाम के लिए शाम 4 बजे स्कूल जाना था, ठीक है, क्या तो 4 बजे, तो गांधी जी को कितने बजे जाना था, 4 बजे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा आप अगर रिलैक्स रहेंगे और आप थोड़ा बहुत मेहनत किए हैं तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। गांधी जी के पास कौन सी घड़ी थी, एचएमटी थी, सोनी थी, गांधी जी के पास घड़ी नहीं थी, इनमें से कोई नहीं। तो घड़ी नहीं थी बेटा, इसलिए वो गलत टाइम पे पहुंचे। गांधी जी के समय से ना आने पर क्या हुआ, क्या हुआ भैया, जुर्माना लगा दिया था। देखिए प्रधानाचार्य ने विश्वास नहीं किया और उन पर क्या कर दिया, जुर्माना लगा दिया। अब जेल तो भेजेंगे नहीं स्कूल वाले हैं आपको, अगर एक दिन बंक मार देते हो हैं, स्कूल से निकाल भी नहीं देते हैं स्कूल वाले हैं, अगर आप एक आध दिन छुट्टी मारते हो तो। गांधी की पिटाई हुई, भाई पिटाई भी नहीं होती है, ना आने के लिए पिटाई भी नहीं होता, बस क्या होता है, पेनाल्टी लगा दी जाती है आप पे, ठीक है। तो ये आपके कुछ हल्के फुल्के क्वेश्चन थे जो आपको थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए मैंने दिया है यहाँ पर, और आप लोग भी रिलैक्स करिए, कोई दिक्कत नहीं। अभी अब बहुत ज़्यादा परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 2 महीने थे, काफ़ी थे आपके लिए, 2-3 महीने जो भी आपने पढ़ाई किया है, दैट्स इनफ, ठीक। अब एक दिन में आप अगर पढ़ेंगे तो फिर कंफ्यूज ही होंगे, तो इसलिए शांत हो जाइए बिल्कुल। ऐसे हल्की फुल्की चीज़ें पढ़िए, जैसे हिंदी पढ़ लीजिए, मैथ पढ़ लीजिए, यानी मानसिक अभियोग्यता परीक्षण के, ठीक है। और गणित के लिए तो प्रयास अब मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है कि आपने जितना पढ़ा भाई 2-3 महीने जो भी आप पढ़ सके इनफ है, ठीक है। अब अंतिम दिन आप अगर चाहें कि हम पढ़ें तो उसमें केवल क्या होंगे, कन्फ्यूज ही होंगे, ठीक है। और फिर से मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूँगा, बस एक जगह आपको बहुत ही सीरियस नहीं होना, आराम से करना है क्या काम, अपना रोल नंबर OMR में अच्छे से भरना है। और कैसे भरना अगर नहीं समझ में आएगा तो वहाँ टीचर जो है इन्विजिलेटर, उनसे आप जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। बस उसको सही तरीके से भरिएगा। बाकी क्वेश्चन का आंसर देते टाइम अगर गलती हो जाए तो 2-2 बार मत लगाइएगा, एक बार जो लग गया उसको लग गया, ठीक है। और पेन तो खरीद लीजिए, उसको कम से कम 25 से 30% इंक उसका चला चला करके खत्म कर दीजिए। बस 3 बातें हमारी याद रखिए, आपका परीक्षा सही से होगा। और कल के लिए आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक, भगवान करे, ईश्वर करें, या जो भी जिसमें भी आपको विश्वास है उनकी इच्छा से आप सफल हो। आपका पहला एग्जाम है, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक।